हेलो स्टूडेंट, जैसे कि अपन चर्चा कर रहे थे उपभोग की औसत प्रवृत्ति और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति के बारे में। अर्थात अपन ने एपीसी व एमपीसी के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, तो देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होती है कि एमपीसी का मान, एमपीसी मतलब उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति का मान 0 से क्या होता है, बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। कहने का मतलब है एमपीसी का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों? कई बार एक छोटा क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का कि एमपीसी का मान 0 क्यों नहीं हो सकता। देखो एमपीसी है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मतलब आप क्या उपभोग करते हो, और आपकी जब आय बढ़ती है तो आपकी आय बढ़ने के साथ में उपभोग में क्या प्रभाव पड़ता है या उपभोग कितना बढ़ता है, वो आपकी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बताती है। अर्थात सीमांत का मतलब वही है जैसे अपन ने सीमांत लागत के बारे में पढ़ा था, सीमांत आगम के बारे में, एक अगली इकाई में वृद्धि। अब यहाँ एक अगली इकाई किसकी बढ़ रही है, आपकी आय की बढ़ रही है। अर्थात आय में वृद्धि होने से आपकी जो उपभोग करने की क्षमता है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, वो कितनी बढ़ती है। तो किसी भी व्यक्ति का उपभोग 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति चाहे उसकी आय क्या हो, y बराबर 0 हो, आय चाहे 0 हो, परंतु उसका उपभोग कुछ ना कुछ हमेशा होता ही है ना। तो देखो उपभोग का मान, उपभोग की जो प्रवृत्ति है उसका मान तभी 0 से क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। ठीक है, तो इनके बीच में कहीं भी होता है। तो पिछला जो वीडियो था उसमें अपन ने सारणी के माध्यम से जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति थी और सीमांत औसत उपभोग की सीमांत औसत प्रवृत्ति थी उसके बारे में चर्चा कर ली थी। उससे समझ में आ गया था किस प्रकार उपभोग में वृद्धि होती है और उससे उपभोग में वृद्धि से आय में वृद्धि से उपभोग में किस प्रकार वृद्धि होती है और उसकी जो सीमांत प्रवृत्ति है वो किस प्रकार ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं बचत फलन। देखो आपको एक चीज बताई थी पहले कि आपकी जो वाई होती है आय, ये आपकी आय है। इससे आप क्या कर सकते हो, या तो कंजप्शन कर सकते हो या फिर सेविंग कर सकते हो। यहाँ आय का मतलब वाईडी है, वाईडी। यहाँ जब भी अपन आय के बारे में, क्योंकि देखो खर्च योग्य आय पहले निकाली जाएगी। जो आपकी ग्रोस इनकम है, जो ग्रोस आय है, उसमें से जो डिस्पोजेबल इनकम है जिसको खर्च योग्य आय कहा जाता है, तो डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं आपको बता दिया था कि जो डायरेक्ट टैक्स हैं या फीस फाइन वगैरह हैं वो उसमें से क्या किए जाते हैं, डिडक्ट किए जाते हैं, घटाए जाते हैं। उनको घटाने के बाद में जो आपकी आय बचती है उसको आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। तो खर्च योग्य आय को आप क्या कर सकते हो, या तो उसका कंजप्शन कर सकते हो या आप उसको बचा सकते हो। ठीक है, तो उपभोग के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। अब अपन बचत के बारे में चलते। देखो इसके दो पार्ट हो गए, एक तो कंजप्शन हो गया ऐसी और एक सेविंग हो गया। तो इसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली। अब अपन बचत के बारे में पढ़ते हैं, बचत फलन क्या होता है। ठीक है, तो देखो y बराबर क्या होता है, इसको गणितीय रूप में जब अपन पढ़ते हैं तो y बराबर होता है c प्लस एस। ठीक है, तो अगर s अपन निकालें, यहाँ सेविंग निकालें, यहाँ तो सेविंग कैसे निकालेंगे, s बराबर अगर निकालना हो तो देखो s यहाँ रख लेंगे और c को क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो y में से जब कंजप्शन घट जाएगा, अर्थात आय में से जब उपभोग घट जाता है तो आपके पास क्या बचती है, सेविंग बच जाती है। ठीक है, तो सेविंग निकल गई हमारे पास। जो भी हमारी खर्च योग्य आय थी उसमें से कंजप्शन जब घट गया तो हमारे पास क्या आई, सेविंग आई। तो अब इसको अपन ये जो गणितीय माध्यम है इसका, उसको जैसे इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं मान। ठीक है, अब देखो इससे पहले आप पढ़ चुके हो तो c बराबर क्या होता है, c बराबर होता है a प्लस बी वाई। कंजप्शन होता है, उसका जो समीकरण होता है वो होता है a प्लस बी वाई। अब यहाँ a क्या है, a आपको बता दिया पहले, a है स्वतंत्र उपभोग, स्वतंत्र उपभोग जिसका आय से कोई लेना देना नहीं है। a स्वतंत्र उपभोग है और b जो है वो किसका फलन है,
वाई का, अर्थात ये जो उपभोग होगा बी वाला वो होगा आश्रित उपभोग, अर्थात आपकी आय पर डिपेंडेंट होगा, आपकी आय पर निर्भर करेगा। अब देखो यहां अगर आय में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी तो ये बढ़ेगा, तो कंजप्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर आय में कमी होगी तो ये कम होगा, तो इसका मतलब ये क्या होता जाएगा, कंजप्शन कम होता जाएगा। पर ये यथावत रहेगा, ये है स्वतंत्र उपभोग। तो इसको समीकरण दे देते हैं 2 नाम। अब देखो, अब y बराबर इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहां c दिया है, c प्लस s है, तो c का मान हमारे पास है a प्लस बी वाई, तो यहां इसका मान पुटअप कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई प्लस s। भाई ये जो मान था c का जो मान हमारे पास है दूसरे नंबर के समीकरण में, वो अपन ने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। ठीक है, तो हमारे पास अब आ गया y बराबर a प्लस बी वाई प्लस एस। हमें क्या ज्ञात करना है, हमें बचत फलन ज्ञात करना है, बचत फलन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो s बराबर हमें ज्ञात करना है, तो s बराबर क्या है, s को यहां रख लेते हैं, चाहे वो बराबर के निशान के इधर रहो चाहे इधर रहो, ये हमें पॉजिटिव रखना। तो s बराबर अपन ज्ञात करना है। तो देखो अब ये जो बाकी का मान है उसको क्या करेंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो यहां हो जाएगा y माइनस a माइनस बी वाई। देखो एक बार फिर से, s बराबर हमें ज्ञात करना है, तो s का मान यहां रख लिया, और बाकी का जो फलन था a प्लस बी वाई, इसको इधर भेज देंगे, तो हमारे पास s बच जाएगा ना, हमें बचत फलन ही चाहिए। तो इसका मान उधर भेजा, तो देखो उधर भेजेंगे तो पक्षांतरण में क्या होता है, जो प्लस के मान होते हैं वो जो इक्वल के निशान के दूसरी साइड जाते हैं, तो वहां क्या हो जाते हैं, माइनस के हो जाते हैं। जैसे गुणा के जो मान होते हैं वो दूसरी साइड जाते हैं तो भाग में चले जाते हैं, वैसे ही प्लस के जो मान होते हैं वो पक्षांतरण में माइनस में हो जाते हैं। तो यहाँ y पहले से प्लस में है, y माइनस a, क्योंकि a का मान प्लस में था, माइनस a माइनस बी वाई। ठीक है, अब इसको और सरल कर लेते हैं। तो s बराबर माइनस a को लिख लेता हूं मैं पहले, है ना, क्योंकि y के मान हमारे पास क्या है, 2 जगह है ना। तो देखो माइनस a माइनस, इसको एक बार लिख देता हूं मैं, प्लस प्लस y माइनस बी वाई, इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास, y कॉमन आ रहा है, तो एक बार फिर से लिखते हैं, s बराबर ये हो जाएगा माइनस a प्लस y कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, यहां तो 1 रह गया, भाई y को यहां से कॉमन लिया तो यहां तो 1 रह गया, और यहां क्या रह गया, माइनस b y बाहर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो समीकरण बन के आया, समीकरण निकल के आया, वो क्या आया, जो बचत का समीकरण था, बचत फलन का जो समीकरण था वो निकल के आया, s बराबर सेविंग बराबर माइनस a प्लस वाई 1 माइनस बी। बहुत सरल सा है, इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, तो ये बचत फलन का क्या है, गणितीय रूप है। ठीक है, गणितीय रूप में बचत फलन को इस प्रकार से लिखा जाता है या सिद्ध किया जाता है। ठीक है, अब देखो, अब है आगे बचत की औसत प्रवृत्ति। तो देखो बचत की औसत प्रवृत्ति क्या होती है, बचत की औसत प्रवृत्ति होती है एपीएस। इससे पहले अपन ने जैसे उपभोग की औसत प्रवृत्ति एपीसी के बारे में पढ़ा था, है ना, एपीसी के बारे में पढ़ा था, एमपीसी के बारे में पढ़ा था, वो थी बचत की सीमांत प्रवृत्ति। तो यहाँ ये क्या है, एपीएस अर्थात बचत की औसत प्रवृत्ति, जो तो कुल आय में कुल बचत के बीच में जो संबंध बताती है वो बचत की क्या होती है, औसत प्रवृत्ति होती है। जो आपकी कुल आय है और आपका जो कुल बचत है उसके बीच में जो संबंध है वो क्या होगा, बचत की औसत प्रवृत्ति होगा। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, एपीएस बराबर एस बटे वाई। तो एस क्या है, आपकी सेविंग है, और वाई आपकी आय है। ये इनका जो औसत है, इनका जो अनुपात है वो क्या निकल के आएगा, एपीएस निकल के आएगा।
ठीक है, अर्थात कुल बचत में कुल आय का भाग देने पर बचत की औसत प्रवृत्ति को ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो अपन एक सारणी के माध्यम से इसको समझते हैं एपीएस को। ये आय दी गई है, उपभोग है और बचत है, और एपीएस ज्ञात करना है। ठीक है, तो आय दी गई है, जैसे 0 आय से स्टार्ट की है, फिर 100 है, 200 है, 300 है, 400 है और 500 है। ये कुछ मान दिए गए। यहां उपभोग देखो, एक बार मैं लिख देता हूं। अब देखिए, ये आपकी सारणी है। इसमें देखो आपके दिया आय दी गई है, जैसे 0 से स्टार्ट हुई, 0, 100, 200, 300, 400, 500। ठीक है, सॉरी 500। अब देखो उपभोग दिया गया है, तो देखो आपने देखा होगा समीकरण में, आपने समीकरण में देखा होगा कि y बराबर क्या होता है, कंजप्शन के समीकरण में देखा होगा c बराबर हमेशा होता है a प्लस बी वाई। अब ये जो a था, यहाँ अपन जो a पढ़ते आ रहे हैं वो ये जो 100 मान दिया गया है ना यहाँ पे, ये a है। अर्थात देखो I0 है, यहाँ पे I0 दिए ना, पहली जो रो है उसमें, फिर भी उपभोग कुछ ना कुछ है, ये स्वतंत्र उपभोग है। अर्थात कुछ ना कुछ उपभोग व्यक्ति करेगा ही, चाहे आय उसकी 0 ही क्यों ना हो। तो ये a का मान है 100। आ गया समझ में? तो 100 उपभोग है, बचत तो होने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आय जब 0 है तो बचत तो 0 ही होनी है। ठीक है, एपीएस कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो एपीएस क्या होता है, एपीएस बराबर क्या होता है, एपीएस बराबर होता है आपकी सेविंग और आपकी जो वाई है, आय है, उसका अनुपात। ठीक है, तो देखो यहाँ तो 0 ही है, तो 0 ही होना है। अब देखिए आगे दूसरी जो रो है उसमें, यहाँ आपकी आय 100 है, आपका उपभोग 150 है। अर्थात आपकी आय से ज्यादा क्या है, उपभोग है। तो यहाँ आपकी बचत नेगेटिव में है, अर्थात आप किसी दूसरे से उधार लेके ही काम चला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ अपन अगर अनुपात निकालें तो यहाँ हो जाएगा -50 बटे 100, तो ये आ जाएगा माइनस में 0.5। ठीक है, अब देखिए इसके आगे अपन चलते हैं। तो यहां आय है 200, आय 200 है और उपभोग भी 200 है, तो बचत क्या हो जाएगी, बचत 0 है, तो 0 बट्टे आपकी आय कितनी है 200, तो भाग दे दी, तो 0 में भाग देंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे अपन चलते हैं। तो यहाँ देखिए उपभोग 250 है, आय 300, तो अर्थात बचत 50 है, तो 50 बट्टे आय कितनी है, आय आपकी 300 है, तो 300 का भाग दे दीजिए 50 में, तो 50 में 300 का भाग देते हैं, तो इसको काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 से 5 6 30। ठीक है, तो यहाँ अब पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट नीचे 6 रह गया, ऊपर क्या है 1 है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो वहां 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार भाग जाता है, कितने बच गए 4 बच गए, 40 हो गया, 40 तो 6 से 36, तो ये मान आ गया आपका एपीएस का मान आ गया 0.16, इस वाले मान का ये आ गया 1 2 3 चौथे वाले का, 1 2 3 चौथे वाले का, 300 वाले का। ठीक है, अब देखो बाकी के अपन मान और निकालते हैं आगे। तो देखो जैसे 400 और 300 है, तो उपभोग 300 है, तो बचत कितनी है 100 है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 100 बट्टे आपकी आय कितनी है 400,
2 0 से 2 0 कट गई, अर्थात आपके पास आ गया 0.25। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, एक और है, ये भी निकाल देते हैं। आपका उपभोग है, आपकी बचत है 150, तो 150 में भाग दे दीजिए आपकी आय का, ये आपके 500, काट दीजिए इसको, 5 3 15, 5 10, दिया गया 0.3। तो देखो इस प्रकार आप क्या ज्ञात कर सकते हो, एपीएस का मान है आराम से ज्ञात कर सकते हो, इस सारणी के माध्यम से अपन ने समझ लिया इसको। ठीक है।